आज राजस्थान में दो राजनीतिक दलों की बैठक हुई है। झुंझुनू में हुई है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की और जयपुर में हो रही है भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। हमारे साथ यह मौजूद हैं जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारत भूषण आचार्य जी। डॉक्टर भारत भूषण आचार्य जी, हम आपका पहले तो राजस्थान में स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ जो आयोजन हुआ है उसका राजनीतिक क्षेत्र में कितना मैसेज जाएगा और आपने यहाँ जनसंघ का जो बीज बोया है इसकी फसल कब तक कटने की उम्मीद लगाते हैं? जनसंघ बेसिकली राजनीतिक परिवार को एक वैचारिक आधार देता है। उसमें सारे राजनीतिक दल हैं, पक्ष विपक्ष के सारे, उनको एक आधार मिलता है। और रह गई फसल की बात, तो फसल काटना नहीं है। देश की सुरक्षा, देश की सेवा, देश की समृद्धि, देश की एकता अखंडता ही हमारा उद्देश्य है। हमने जो बीज पहले हमारे पूर्वजों ने बोए थे, आज उसके फसल लोग काट रहे हैं, लेकिन देश सुरक्षित है। हमारे इस प्रयास का भी आने वाली पीढ़ियों को पूरा लाभ मिलेगा और सभी दलों में हमारा मैसेज बड़ा साफ जा रहा है। विचारधारा की राजनीति हमारे ही केंद्र में है, हमारे ही इर्द गिर्द है, हमारे ही विचार के पक्ष या विपक्ष में पूरे देश की राजनीति की गोलबंदी है। दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार कर रहे हैं मोदी जी। एकात्मता मानववाद का जो उन्होंने संदेश दिया है उसको लेके काम कर मोदी सरकार को किस दृष्टि से देखते हैं? मोदी सरकार सही दिशा में 2 कदम 4 कदम 5 कदम है, लेकिन दीनदयाल जी के पूरे आदर्श को राजनीति में रूपायित करना, प्रकट करना, यह बड़ा कठिन काम है। उसके लिए पूरे राजनीतिक तंत्र का शोधन करना पड़ेगा और वह शोधन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हम लगे हैं। उन्होंने जनसंघ का स्थापना दिवस भी मनाया। वो मनाते हैं। अटल जी के टाइम से स्वागत करता हूं मैं। जनसंघ का कोई नाम लेता है, हमारे आदर्श का, महापुरुषों का फोटो लगाता है, स्थापना दिवस मनाता है, तो हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसका मतलब कि जनसंघ की रेलेवेंस है। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद जनसंघ का नाम लेना कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बाध्यकारी है। अटल जी भी मनाते थे। किस प्रकार से आप उम्मीद लगाते हैं कि जनसंघ की विचारधारा के अनुरूप ये बीजेपी की यानी मोदी सरकार काम करे? मोदी सरकार से इससे अधिक अपेक्षा नहीं हम कर सकते। हम तो समाज में जनसंघ की विचारधारा के अनुरूप पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। आप कब आने वाले हैं सत्ता में? सत्ता में आना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य समाज का इस प्रकार का निर्माण करना है कि जनसंघ के विचार और विशेषकर व्यवहार, चरित्र और चिंतन हमारा अलग अलग है। उसके आदर्शों से ओतप्रोत लोग ही सत्ता में आते रहें, हम आए ना आए। मैं यहाँ एक ये देख रहा हूँ कि आपने पूर्व अध्यक्षों के चित्र लगाए, लेकिन मुझे इसमें अटल जी आडवाणी जी भी अध्यक्ष रहे, उनका चित्र नहीं दिखा। अटल जी आडवाणी जी ने बाद में कहा कि जनसंघ से हमारा कोई नाता नहीं है और जनसंघ के दीपक को यमुना में हमने डुबो दिया है, और उन्होंने नया दल भारतीय जनता पार्टी बना लिया था। इसलिए उनको जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में चित्रित करना एक प्रकार से उनके मनोभाव का विरोध होगा। इसलिए हमने उनकी भावना का आदर करते हुए उनका चित्र नहीं लगाया। चलिए, हम यहाँ एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि जनसंघ के समय में जितने प्रकोष्ठ थे, जितने कार्य होते थे, आज उन प्रकोष्ठों के हिसाब से आपके संगठन में क्या काम होने वाला है? और ये सबसे ये मेन आपने राजस्थान में आज जो लक्ष्य दिया है, राजस्थान में क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, राजस्थान में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जनसंघ के समय जो प्रकोष्ठ थे, हमारी पार्टी में काम के और योग्यता के आधार पर सेल बनाए जाते हैं। हमारी पार्टी में जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होता, पिछड़ा नहीं होता, अगड़ा नहीं होता, हम सबको एक भारतीय मानते हैं, तो सारे प्रकोष्ठ पूर्ववत काम कर रहे हैं। और राजस्थान में भी आने वाले चुनावों में हम अवश्य ही हमारे प्रत्याशी रहेंगे। कितनी सीटों पे उम्मीद लगाएं? उम्मीद कोई नहीं है, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी इस लायक कर रहे हैं कि राजस्थान और उससे देश की राजनीति को एक प्रभावी संदेश हम दे सकें। इतनी सीटों पर हमारी तैयारी रहेगी। कुछ दलों से समझौता होगा? हिंदूवादी आदर्शवादी दलों से समझौता हमेशा होता है। पहले भी हमने हिंदू फ्रंट बनाए थे, आज भी हमारा है। कई हिंदूवादी दल हमारे संपर्क में हैं, छोटे बड़े संगठन संपर्क में हैं। हिंदूवादी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से हमारा समझौता रहता है। शिवसेना को कितना हिंदूवादी मानते हैं? शिवसेना का इस समय हमारे साथ कोई प्रस्ताव भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है। और उनका 2 गुट में एक गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। तस्वीर में हम कहीं नहीं हैं और हम उन पर टिप्पणी करना नहीं चाहते। दूसरे दल के ऊपर बीजेपी से कभी समझौता हो सकता है? बीजेपी के ऊपर है। आप हाथ बढ़ाएंगे? हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे। हमारा हाथ तो सबकी ओर बढ़ा है। देश हित के लिए जो चाहें उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे गले हैं, हमारे हाथ हैं, मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो चाहें तो वो आ सकते हैं। हम सत्ता सुविधा के स्थान पर सेवा, शिक्षा, सुरक्षा को तवज्जो देते हैं।
किस चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? राजस्थान में हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, उनमें जनता के सामने वो जाएंगे और राजस्थान की जनता निर्धारित करेगी कि कौन सा चेहरा ठीक होगा। लोकतंत्र का तकाजा है कि जनता तय करे कि चेहरा कौन हो। करपात्री महाराज भी पार्टी खड़ी कर रहे हैं, राम राज्य परिषद। करपात्री महाराज जी जो असली थे, जिनका नाम करपात्री स्वामी जी महाराज था, वो बहुत बड़े दिग्गज सन्यासी, चिंतक, विचारक, दार्शनिक थे, त्यागी थे, महात्मा थे और उन्होंने राम राज्य परिषद की स्थापना की तो उसके 1952 में ही सर्वाधिक विधायक राजस्थान में आए, हमारे जनसंघ के आए और राम राज्य परिषद के आए। तो स्वामी करपात्री जी महाराज का राम राज्य परिषद इस समय नए रूप में यदि कहीं किसी महात्मा के द्वारा या किसी नेता के द्वारा मैदान में आ रहा होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। एक मुख्य सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य दल जिस प्रकार से उनके हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, जिस प्रकार से उनकी रैलियां होगी, उसमें जनसंघ कितना टिकेगा? आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के सामने जो मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, लेकिन उन्हीं के आंदोलन के कारण अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुए। और बहुत बड़ा गीत अभी सुनाया जाता है, वो इससे भी अधिक हम आपके सवाल का जवाब है कि बिना ढाल, बिना तलवार, बिना ढाल दे दी आज़ादी, साबरमती के संत कर दिया कमाल। तो हमारे यहाँ चरित्र चिंतन से लड़ाई होती है, हेलीकॉप्टर से लड़ाई होनी होती तो कांग्रेस कभी नहीं हारती, क्योंकि साधन में न कांग्रेस कम थी न मोदी जी कम थे। मनमोहन सिंह 10 साल सत्ता में थे लेकिन उखड़ गए और मोदी जी सत्ता में दोबारा तिबारा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं चरित्र चिंतन का असर है। तो चरित्र चिंतन जनसंघ के पास विशिष्ट है अन्यों से। हेलीकॉप्टर भले नहीं है, हेलीकॉप्टर का नहीं होना हमारा भूषण है, हमारा अलंकार है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपके जो जनसंघ के चुनाव लड़ने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो मोदी जी को नुकसान होगा, इसके लिए क्या कहना है? मोदी जी को नुकसान नहीं होगा, हमारे चुनाव लड़ने से मोदी जी को तो लाभ होगा ही, पूरे देश को लाभ होगा। हम चुनाव लड़ते हैं और यदि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इससे पूरे देश को लाभ होगा, देश की एकता अखंडता को लाभ होगा, देश और विदेशों में बसे हुए हमारे भारत वंशियों को लाभ होगा। चलो एक और आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का अपना चिंतन है, हमारा किसी महिला से विरोध नहीं है, लेकिन हिजाब का जब ईरान में विरोध हो रहा है, ओवैसी को उस पर सोचना चाहिए। ये दकियानुसी चीज़ें, परंपरा की चीज़ें, बेकार चीज़ें भारत में थोपने का कोई तुक नहीं है। ओवैसी पढ़े लिखे हैं, संविधान जो है वो सबको अपने ढंग से चूज करने के लिए अवसर देता है, तो इसलिए भारत में हिजाब इत्यादि का कोई विषय अब दिखाई नहीं देता। ईरान में जब विरोध हो रहा है तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वहाँ की औरतें, भारत की मुस्लिम महिलाएं किस प्रकार से उन कुरीतियों के विरोध में लड़ रही हैं और जिसके चलते मोदी सरकार ने 3 तलाक इत्यादि ये सब खत्म किए, उसका मुस्लिम जगत में, विशेषकर मुस्लिम महिला जगत ने जिस प्रकार स्वागत किया, वह स्वागत ओवैसी के प्रश्नों का उत्तर है। लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र है ही है, भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषणा बाकी है। बाकी भारत हिंदू राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, सर्वपंथ समभाव ला सकता है। इसलिए कहीं इसमें शक रखने की आवश्यकता नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत को हिंदू राज्य बनाना है, बस। ये हमारे साथ में है भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत भूषण जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।